आप सभी को नमस्कार। गवर्नमेंट स्टडी सेंटर आप सभी प्रतियोगियों का एक बार पुनः स्वागत करता है। हम लोग यूपी टीजीटी में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास में पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्नों पर परिचर्चा कर रहे थे। परिचर्चा करते हुए हम लोग वर्ष 2005 के प्रश्नों पर पहुंच गए हैं। 2005 के प्रश्नों में हम लोग जो है एक क्लास कर चुके हैं। प्रश्न 1 से 20 तक पर परिचर्चा हो चुकी है। आज हम लोग प्रश्न 21 से लेकर 40 पर परिचर्चा करेंगे। परिचर्चा प्रारंभ करने से पहले एक सुझाव है कि आप सभी लोग जो है अपना रिवीजन जारी रखिए, अपने फोकस को बनाए रखिए। अपने जितने भी अतिरिक्त गतिविधियां हैं सबको कुछ दिन के लिए स्थगित कर दीजिए और संपूर्ण अपनी गतिविधि अपनी पढ़ाई पर केंद्रित करिए और फोकस्ड होइए। जैसे अर्जुन मछली की आंख पर फोकस हुआ और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, वैसे आप जो है अपने हिस्ट्री पर, अपने दूसरे टीजीटी के विषय पर फोकस करिए और टीजीटी के लक्ष्य को भेद दीजिए। यही हमारी शुभकामना है आप लोगों के लिए, यही हमारा सुझाव है आप लोगों के लिए। चलिए आज हम लोग जो है अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन और टीजीटी 2005 का क्वेश्चन नंबर 21 को लेते हैं। सैयद वंश का अंत करने वाला शासक था बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और उपयुक्त में से कोई नहीं। बात हो रही है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश ना, सैयद वंश और उसके बाद लोदी वंश आया था। तो कह रहे हैं सैयद वंश का अंत करके नए जो है नवीन लोदी वंश का स्थापना किसने की थी। तो इस प्रश्न में जो है उत्तर है नंबर 1 बहलोल लोदी। तो आइए अब समझते हैं हम लोग बहलोल लोदी ने कैसे जो है सैयद वंश का अंत करके अपने नवीन वंश की स्थापना की। और सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसको पदच्युत करके जो है अपनी सत्ता को स्थापित किया। सैयद शासक थे, अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 1450 ईस्वी का। अपने वजीर क्या नाम था, हमीद खां से विवाद हो गया, अतः ने बहलोल लोदी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। अलाउद्दीन आलम शाह को लगा कि दिल्ली में उसकी स्थिति कमज़ोर है, तो वहाँ से वो भागकर कहाँ चला गया, बदायूं चला गया। अब जो है बहलोल लोदी ने क्या किया, गद्दी प्राप्त की। ज्योतिषियों द्वारा चुनी गई शुभ घड़ी 19 अप्रैल 1451 में बहलोल लोदी सिंहासन रूढ़ हुआ तथा लोदी वंश की स्थापना की। एक महत्वपूर्ण तथ्य, यह पहला अफगान वंश था जिसने दिल्ली पर शासन किया। इसके बाद दूसरा कौन होगा, शाह सूरी होंगे। ये पहला था अफगान वंश। और यह जो है अफगानों की किस शाखा से संबंधित था, वह जो है गिजलाई कबीले के साहू खेल शाखा से संबद्ध था। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि बहलोल लोदी जो है किस शाखा से संबंधित था, साहू खेल शाखा संबंधित था। उसके पिता का नाम था सुल्तान शाह लोदी जिसकी उपाधि थी इस्लाम खां। बहलोल का जन्म दौराला में हुआ था। जन्म के दौरान जो है उसकी मां की मृत्यु हो गई थी, तो ऑपरेशन द्वारा जो है बहलोल को गर्भ से निकाला गया, मतलब सिजेरियन के थ्रू जो है बहलोल का जन्म हुआ था। और तत्काल ऑपरेशन करके बहलोल को मां की गर्भ से निकाला गया। उसका बचपन का नाम बल्लू था। क्या था, बल्लू था। बहलोल लोदी का शासन बिरादरी या कुल की भावना पर आधारित था। अफगानों का जो शासन था वो जो है कुल की भावना पर आधारित था। उसमें होता क्या था कि सभी सरदार एक समान होते थे। ये माना जाता था उसमें से किसी एक सरदार को राजसत्ता का कार्य करना के लिए निर्धारित कर दिया गया है। इतना अंतर होता था अन्य सरदारों से और जो शासक होता था। अब
तारीख़ दाऊदी एक पुस्तक है, इसके लेखक है अब्दुल्ला। वो क्या कहते हैं इस बात को लेकर के, बहलोल सिंहासन पर ना बैठकर अपने सरदारों के साथ कालीन पर बैठता था और अपने सरदारों को क्या कहता था, मसनद ए आली, मतलब मेरे पुत्र कहता था। यदि कोई अमीर उससे रूठ जाता था तो वह उस अमीर के पास जाता था बहलोल लोदी और कहता था, अगर आप मुझे शासन की योग्य नहीं पा रहे हैं तो मुझे कोई और काम दे दीजिए। ये था बिरादरी या कुल की भावना पर आधारित। बहलोल की सबसे महत्वपूर्ण जो सफलता थी वो थी जौनपुर की विजय। उसने जौनपुर को जीता था। और कब जीता था? 1484 ईस्वी में। किससे जीता था? अंतिम सरकी शासक हुसैन शाह सरकी से जीता था। और जीतने के बाद अपने पुत्र बारबक शाह को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। अब इस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्लियरिटी से समझ लिया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। टंक नामक चांदी के अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था। विकल्प 1 है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, 2 है इल्तुतमिश ने, 3 है रजिया सुल्तान ने, 4 है बलबन ने। बताइए, टंक माने है टंका। क्या है? टंका है। तो प्रश्न है टंका को किसने प्रचलित किया ना। और टंका के साथ में जीतल भी हुआ था। और टंका, ये जीतल में टंका जो है चांदी का था, जीतल किसका था? तांबा का था। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि टंका जो किस धातु का बना था, है ना, तो चांदी का बना था। फिर हम कंफ्यूजन करते हैं। क्या कंफ्यूजन करते हैं कि तांबा का तो नहीं है ना, इस तरह से कंफ्यूजन आता है। तो हमको चांदी से टंका को याद करना है तो चाटा याद रखिए। क्या है? चाटा। चाटा मारते हैं ना, तो हमको क्या याद रखना है? चाटा याद रखना है। तो इससे होगा टंका किस धातु का है? चांदी का है। और जीतल किस धातु का है? तांबा का है। तो इस तरह से जो है सल्तनत काल में जो मुद्रा प्रचलित किया था वह था इल्तुतमिश। इसलिए विकल्प 2 इल्तुतमिश सही है। नेल्सन राइट ने तो इनको जो है इल्तुतमिश को महान मुद्रा विशेषज्ञ कहा था। तो आइए समझते हैं इसको। इल्तुतमिश कब से कब तक शासन किया था? 1210 से 1236 ईस्वी। पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, जिसमें चांदी का टंका 175 ग्रेन एवं तांबे का जीतल प्रमुख था। बात हुई थी अभी। जिसके सिक्के पश्चिमी देशों के समान थे। भारतवर्ष में, समझ रहे हैं, सिक्कों पर जो है उस टकसाल जिस स्थान पे थी उसका नाम लिखने की परंपरा इल्तुतमिश ने प्रारंभ की। यद्यपि सिक्के जो है महमूद गजनबी ने भी जारी किए थे, लेकिन सिक्कों पर टकसाल का नाम महमूदपुर लिखा होता था। क्या लिखा होता था? महमूदपुर लिखा होता था। लेकिन वह सिक्का जो है महमूदपुर में नहीं ढाला जाता था, वो देश से बाहर ढाला जाता था महमूद गजनबी के समय। नेल्सन राइट के अनुसार इल्तुतमिश एक महान मुद्रा विशेषज्ञ था। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश के बारे में और बहुत सी जानकारियां हैं जिसे हम लोग किसी और प्रश्न में डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 23। धम्म शब्द का रूपांतर धम्म संबंधित है। नंबर 1 संस्कृत भाषा से, नंबर 2 पाली भाषा से, नंबर 3 प्राकृत भाषा से, नंबर 4 अपभ्रंश भाषा से। प्रश्न क्या है समझिए। ये कह रहा है कि आपका ये धर्म शब्द है, ठीक है, ये रूपांतर किस में हुआ है? धम्म में। ये धम्म जो है किस भाषा का शब्द है? तो धम्म जो है प्राकृत भाषा का शब्द है, इसलिए विकल्प 3 सही है। और धम्म की अवधारणा हम लोग जब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं उसमें मौर्य काल में जाते हैं तो महान सम्राट अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया था और उसने अपने दूसरे स्तंभ लेख में
खुद प्रश्न किया था, स्वयं प्रश्न किया था कि यम चु धम्मे, धम्म क्या है। फिर वह दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में स्वयं उत्तर देता है, अपासिन्वे बहुकयाने दयादाने सचे सोचे माधवे साधवे चा, यह सब धम्म है। तो आइए इसको समझते हैं। धर्म को ही प्राकृत भाषा में धम्म कहते हैं। अभी बात हुई दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं प्रश्न करता है कियम चु धम्मे, अर्थात धर्म क्या है। फिर दूसरे में और 7वें स्तंभ लेख में अशोक स्वयं उत्तर देता है, अपासिन्वे बहुकयाने दयादाने सचे सोचे माधवे साधवे चा, अर्थात अपासिन्वे अल्प पाप, बहुकयाने अत्यधिक कल्याण, दया दान सत्यवादिता पवित्रता मृदुता साधुता ही धर्म है। समझ गए। अशोक अपने धम्म में आचरण पक्ष अर्थात नियामक पक्ष पर जोर देता है और प्रोत्साहित करता है, कर्मकांडी पक्ष की उपेक्षा करता है और निषेधों की भी चर्चा करता है। और इस धम्म से संबंधित 3 जो है अभिलेखों से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक है 9वां अभिलेख, 9वां शिलालेख, जिसमें धम्म मंगल की बात करता है। एक 11वां शिलालेख है जिसमें धम्मदान की बात करता है। एक 13वां शिलालेख है जिसमें धम्म विजय की बात करता है। तो धम्म के संबंधित में कौन कौन से हैं? 9वां, 11वां और 13वां, माने ये ऑड क्रम में है ना, 9, 11, 13, धम्म मंगल, धम्मदान और धम्म विजय की बात जो है कौन करता है? सम्राट अशोक। इस तरह से हम लोगों को एक क्लियर हुआ कि धम्म जो है प्राकृत भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? विकल्प नंबर 1 है 400 ईसा पूर्व में, 400 बीसी, 2 है 370 ईसा पूर्व में, तीसरा है 327 ईसा पूर्व में, चौथा है 275 ईसा पूर्व में। तो सिकंदर जो है मैसेडोनिया का शासक था और विश्व विजय का प्रयास किया और सिंध नदी को ना, कौन सी नदी? सिंधु नदी को पार करके भारत में प्रवेश किया और 326 बीसी में जो है उसने भारत पर आक्रमण किया। 326 नहीं है, 327 ईसा पूर्व है, बीसी है, इसलिए विकल्प 3 सही है। अब इसको साथ में ये समझ लिया जाए कि भारत में जो है सिकंदर को सहायता कौन दे रहा था और किसने आमंत्रित किया, और देश के साथ जो ऐतिहासिक रूप में जो पहली विश्वासघात का काम, पहली बार विश्वासघात का कार्य किस राजा ने किया और किस राजा ने जो है सिकंदर का मुकाबला बहुत डट कर किया और उसका राज किन नदियों के बीच में पड़ता है उसको समझा जाए। आइए। 336 ईसा पूर्व में सिकंदर मैसेडोनिया का राजा बना तथा यूनान में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के पश्चात 334 ईसा पूर्व में 22 वर्ष की अवस्था में, समझिए 22 वर्ष, विश्व विजय के अभियान पर निकला। एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र, बेबीलोन, बैक्टीरिया, सोगडियाना को विजित करते हुए फारस को भी जीत लिया। सिकंदर ने बल्ख, बैक्टीरिया, भारतीय विजय के लिए प्रस्थान किया और एक स्थान है निकैया। कौन सा स्थान है? निकैया में उससे तक्षशिला के राजा आम्भी का दूत मिला जो उसे भारतीय आक्रमण में पूर्ण सहायता के लिए आश्वस्त किया। यह ऐतिहासिक काल का देश के प्रति विश्वासघात का पहला उदाहरण है। यही बात हुई थी। अगला है, सिकंदर ने सिंधु नदी को पार कर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। आगे बढ़ें। सिंधु और झेलम 2 नदियां हैं, इनके बीच जो है आम्भी का शासन था जो पहले से ही सिकंदर के साथ मिल गया था। सिकंदर ने
झेलम और चिनाब नदी के बीच पूर्व राज्य पर शासन करने वाले पोरस के पास आत्मसमर्पण के लिए संदेश भेजा, दूत भेजा पोरस के पास कि आत्मसमर्पण कर दो। पोरस ने कहा यूनानी विजेता का दर्शन युद्ध भूमि में ही करेगा, अर्थात वह आत्मसमर्पण ना करके सिकंदर से युद्ध करेगा। अंततः सिकंदर और पोरस के बीच झेलम या बितस्ता का युद्ध हुआ। बितस्ता का युद्ध बहुत जगह मिलता है। इसे हाइडेस्पनीज का युद्ध भी कहा जाता है। सिकंदर विजयी हुआ। तो यहाँ ये समझना है कि पूर्व राज्य जो है किन दो नदियों के बीच में था, याद रखिएगा, झेलम और चिनाब के बीच में। इसको हाइडेस्पनीज का युद्ध भी कहते हैं। पोरस की पराजय का प्रमुख कारण क्या था कि भूमि दलदली हो गई थी, बरसात हुआ था। बरसात के कारण जिस तरफ जो है पोरस की सेना थी वहाँ की भूमि दलदली हो गई थी। अतः जो है धनुर्धर जो है पूरे ताकत से अपनी धनुष बाण को नहीं चला पा रहे थे। दूसरा क्या था, पोरस की सेना में हाथियाँ थीं और सिकंदर की सेना में घोड़े थे। तो घोड़े ज़्यादा फुर्तीले थे। तीव्रगामी घोड़ों के सामने पोरस के हाथी टिक न सके। पोरस युद्ध भूमि से अपने हाथी पर बैठकर लौट रहा था तो सिकंदर ने आम्भी को भेजा कि जाओ पोरस से आत्मसमर्पण की बात करो। आम्भी जब पोरस के पास पहुंचता है तो पोरस ने भाले से उसके ऊपर प्रहार किया। यह दृश्य जो है एक सिक्के पर अंकित है जिसमें हाथी पर पोरस और घोड़े पर आम्भी सवार है। समझ गए? ये था पहले आम्भी को भेजा, वहां सफलता सिकंदर को नहीं मिली तो पुनः सिकंदर ने पोरस के मित्र थे एक मेरुस, पोरस के मेरुस, उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा कि जाइए पोरस से बात करिए आत्मसमर्पण के लिए। फिर मेरुस से विचार विमर्श के उपरांत जो है पोरस सिकंदर के सम्मुख उपस्थित होता है। तो पोरस से उसने पूछा सिकंदर ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, क्या व्यवहार किया जाए। पोरस ने फिर जो है वीरता पूर्वक उत्तर दिया, एक विजेता राजा एक पराजित राजा से, एक विजेता राजा एक पराजित राजा से जैसा व्यवहार करता है वैसा मेरे साथ भी व्यवहार किया जाए। सिकंदर पोरस से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर देता है। चिनाब नदी को पार कर अन्य राज्यों को पराजित करते हुए वापस ब्यास नदी के तट पर पहुंचा। ब्यास नदी के आगे नंदों का शक्तिशाली राज्य था। घननंद, पदमनंद, महापदमनंद के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो वो शक्तिशाली राज्य था, फलता वहां से वापस लौट गया और सिकंदर की जो सीमा थी वो ब्यास नदी थी। एक बार प्रश्न बना है कि सिकंदर जो है कहाँ से लौटा था, तो ब्यास नदी से वापस लौट गया था। अब हम लोग जो है अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है 25, अजात शत्रु राजा था, अंग का, कौशल का, तीसरा है विदेह का, चौथा इनमें से किसी का भी नहीं। तो अजात शत्रु को पूछ रहे हैं कहाँ का राजा था। हम लोगों ने खोडस महाजनपद में राजतंत्र और गणतंत्र के बारे में पढ़ा था। तो उन राजतंत्रों में जो है मगध का उत्कर्ष होता है। मगध में हर्यक वंश के बिंबिसार सत्ता स्थापित करते हैं। उन्हीं का जो पुत्र है वो है अजात शत्रु है। और अजात शत्रु किससे संबंधित है? मगध से ना। अब विकल्प में देखिए मगध कहीं है नहीं, तो इनमें से किसी का भी नहीं, ये उत्तर हम लोग लगाएंगे। अब आइए हम लोग जो है अजात शत्रु के बारे में समझ लें। अजात शत्रु का काशी से, कौशल से, अवंती से कैसे संघर्ष हुआ, क्यों हुआ, अजात शत्रु का माता बुद्ध से क्या संबंध रहा, हाँ, और बौद्ध संगीतियों का प्रारंभ किसने किया, वो सब हम लोग आज देख लेते हैं। चलिए, अजात शत्रु 492 ईसा पूर्व 460 ईसा पूर्व हर्यक वंशी बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु मगध का राजा था। यही बात हो रही थी।
जैन परंपरा में इसे क्या कहते हैं, कुड़िक, तथा बौद्ध परंपरा में अजात शत्रु और वैदेही पुत्र की उपाधि इसको प्राप्त है। जैन परंपरा में क्या कहते हैं, कुड़िक कहते हैं, और इसको अजात शत्रु भी कहते हैं, इसको वैदेही पुत्र भी कहते हैं। यह इसलिए आपको जानना जरूरी है क्योंकि परीक्षा में ये मिलाने के लिए दे देता है राजाओं के नाम, उनकी उपाधियां, तो उसमें कुड़िक का कई बार जो है प्रश्नों में पूछा गया है कुड़िक को। अजात शत्रु का जो प्रथम संघर्ष हुआ था वह हुआ था कौशल से। क्यों हुआ था? यह माना जाता है कि अजात शत्रु जो है पितृहंता था, मतलब अपने पिता की हत्या करवा कर को है राज्य प्राप्त किया। जब पिता की हत्या प्राप्त करवा कर राज्य प्राप्त किया तो पिता की हत्या से बिंबिसार की पत्नी थी, क्या नाम था, महाकोसला। महाकोसला बहुत दुखी हुई और उनका निधन हो गया। तो इससे जो है, जो कौशल का राजा था प्रसेनजीत, क्रोधित हुआ और उसने जो है काशी पर अधिकार कर लिया, क्योंकि वह काशी पहले जो है अपनी बहन महाकोसला की शादी के समय जो है बिंबिसार को दिया था। अब इसमें हुआ क्या, अजातशत्रु कौशल पर आक्रमण कर देता है और पहले में जो है अजातशत्रु विजयी होता है, फिर दूसरी बार जब आक्रमण होता है तो अजातशत्रु पराजित हो जाता है। अजातशत्रु जब पराजित हो जाता है तो प्रसेनजीत उसे बंदी बना लेता है और बाद में अस्थायी संधि करने के लिए उसको छोड़ देता है और अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह, उसको वाजिरा का विवाह जो है अजातशत्रु से करके काशी ग्राम पुनः जो है दहेज में दे देता है। समझ गए? इतनी कहानी यहाँ की है। अजातशत्रु का दूसरा संघर्ष किससे हुआ? वज्र संघ से हुआ। वज्र संघ हम लोग गणतंत्र और राजतंत्र पढ़े थे, तो वज्र जो है गणतंत्र था और इसमें जो है वैशाली प्रमुख था और वैशाली में लिच्छवी कुल का शासन था, तो वैशाली के लिच्छवी प्रमुख थे। लेकिन पराजित करने से पहले हम लोग समझ लें कि वज्र संघ से या वैशाली से इनका अजातशत्रु की शत्रुता क्यों थी, उसके लिए दो तीन कारण जो है दो तीन पुस्तकों में दिए गए हैं, समझते हैं। विनय पिटक क्या कहता है? विनय पिटक के अनुसार लिच्छवी के लोग रात में जो है मगध की राजधानी के ऊपर आक्रमण करते थे और लूटपाट करते थे। ये कौन कह रहा है? विनय पिटक कह रहा है। सुमंगल विलासनी के अनुसार गंगा नदी के किनारे रत्नों की खान थी जिस पर वज्र और मगध दोनों अधिकार करना चाहते थे। ये विनय पिटक की बात हो, ये सुमंगल विलासनी की। जैन ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार की एक शादी हुई थी चेलना या छेलना से, तो उसके दो पुत्र थे हल और बेहल। जब बिंबिसार की हत्या हो गई तो हल और बेहल जो है अपने नाना चेटक के पास चले गए और साथ में अपने पिता द्वारा दी गए हाथी और रत्नों का हार आभूषण भी लेकर चले गए। अजातशत्रु ने उसको वापस मांगा तो नाना चेटक ने देने से मना कर दिया। इस कारण से कहते हैं कि वैशाली और अजातशत्रु में शत्रुता थी। लेकिन अगर इसको समझा जाए वास्तव में तो युद्ध का कारण था साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा और गंगा नदी पर नियंत्रण स्थापित करना, जो व्यापारिक और सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। ये था मुख्य कारण कि युद्ध क्यों हुआ। वैशाली के लिच्छव बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए अजातशत्रु को उनके विरुद्ध भेद नीति अपनानी पड़ी। अजातशत्रु ने अपने जो है मंत्री थे वत्सकार को भेजकर संघ में फूट डलवाया और बज्जियों से राज्य की सुरक्षा हेतु पाटलिपुत्र में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। इसी युद्ध में अजातशत्रु ने पहली बार रथमूसल और महाशिला कंटक नामक दो हथियारों का प्रयोग किया था। रथमूसल आधुनिक टैंक के समान था। महाशिला कंटक क्या था? इससे बड़ी बड़ी शिलाओं को शत्रुओं के ऊपर फेंका जाता था। दो तरह के नए हथियार, नए अस्त्र अजातशत्रु ने वज्जियों के विरुद्ध प्रयोग किया था। 16 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद
अंततः अजात शत्रु की विजय हुई। 16 वर्ष लगे, इसके बाद हुई। अब समझिए वज्र संघ कितना मजबूत था। लिच्छवियों के साथ साथ पराजित राज्यों काशी, विदेह, मल्ल आदि पर भी मगध का आधिपत्य हो गया। उसके बाद अजात शत्रु का जो है शत्रुता अवंती से हुई, जबकि अवंती उसके पिता बिंबिसार के समय में उसका सहयोगी था। मध्यम निकाय से ज्ञात होता है कि चंड प्रद्योत के आक्रमण से अपनी राजधानी राजगृह को सुरक्षित रखने के लिए शत्रु ने दुर्गीकरण करवाया। चंड प्रद्योत के बारे में आप लोगों ने जब जीवक के बारे में पढ़ा होगा तो बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को अपने मित्र प्रद्योत को पांड रोग से मुक्ति कराने के लिए भेजा था। उसको पांड रोग हो गया था, उस बीमारी को ठीक करने के लिए जीवक को भेजा था। तो यह था दोनों में संबंध। लेकिन यह संबंध अजात शत्रु के समय में खराब हुआ तो उसने दुर्गीकरण कराया। परंतु इस संघर्ष को टलवाने में वत्सराज उदयन, आज जो प्रयागराज है, कौशाम्बी है, यहाँ पर वत्स महाजनपद था, इसके शासक थे उदयन। उन्होंने जो है दोनों में मैत्री करवाई, दोनों में जो है लड़ाई नहीं होने दी। उनका विवाह अजात शत्रु की पुत्री पद्मावती से हुआ था। साथ ही प्रद्योत के भी दामाद थे, मतलब उदयन का दोनों से संबंध था। प्रद्योत का भी वो दामाद था और अजातशत्रु का भी दामाद था। अजातशत्रु बौद्ध मतानुयायी है। कैसे पता चलता है? आपने भरहुत स्तूप को सुना है। भरहुत स्तूप की एक वेदिका पर क्या लिखा है? अजातशत्रु भगवतो वंदते। अजातशत्रु क्या करता है? बुद्ध की वंदना करता है। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। प्रश्न है कि महापरिनिर्वाण किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में प्राप्त हुआ था। इसी के काल में हुआ क्या था कि राजगृह की सप्तपर्णी गुफा, कहाँ पर? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल प्रारंभ हुआ और जिसकी जो है अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अजातशत्रु ने बुद्ध के शरीर पर राजगृह में स्तूप का निर्माण भी करवाया। स्तूप का निर्माण भी इन्होंने करवाया था, उनकी जो शरीर धातु मिली थी। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई नाम है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ना। तो प्रश्न पूछ रहा है जिसमें गद्य और पद्य दोनों हैं। तो एक वेद है जिसके 2 भाग हैं, एक है कृष्ण, दूसरा है एक गद्य में है और जो क्या है इसलिए विकल्प 3 सही है। इसलिए वह जो है कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में विभाजित है। और यजुर में यजुष का क्या अर्थ होता है? फिर ये जो वेद हैं इनमें ब्राह्मण भी होते हैं, उपनिषद भी होते हैं। तो इनके कौन कौन से हैं, आइए हम लोग इसको समझते हैं। चलिए, यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। यजुर्वेद के गद्य भाग के प्रत्येक अंग को यजुष की संज्ञा, गद्य भाग के प्रत्येक अंग। यजुष का अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है। यजुष का मतलब होता है यज्ञ। यह वेद, इसमें विभिन्न यज्ञों, उनके विधानों एवं अन्य कर्मकांडों का विवरण प्राप्त होता है। समझ गए? इसमें यज्ञों का संपन्न कराने के लिए उपयोगी मंत्रों का संकलन किया गया है, जिसका उच्चारण यज्ञ के समय अधुर्वेयु, कौन?
अध्वर्यु नामक पुरोहित द्वारा किया जाता है। इस कारण से इसे अध्वर्यवेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद को दो भागों में विभक्त किया गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, दो भाग हो गए। अब यजुर्वेद में छंदोबद्ध मंत्र एवं गद्यात्मक वाक्य शाखाएं हैं। किसकी? कृष्ण यजुर्वेद की। कौन कौन सी? काठक, तैत्तिरीय, कपिस्थल और मैत्रायणी। और शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं मुख्य रूप से, माध्यांतिक एवं कांडव। माध्यांतिक शाखा को वाजस्नेही संहिता भी कहा। जो दृष्टा हैं वाजस्नेही के पुत्र याज्ञवल्क्य हैं, वाजस्नेही के पुत्र याज्ञवल्क्य थे। इसी संहिता में पुरुष मेघ यज्ञ खंड में बलिकर से की सूची दी गई है। इसमें शिल्प और व्यवसायों पूछेगा, शिल्प और व्यवसाय की, क्राफ्ट एंड कॉमर्स की एक लंबी लिस्ट जो है किस वेद में दिया गया है? तो यजुर्वेद है। यजुर्वेद में भी वाजस्नेही संहिता में। शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है, यही तो है, उसमें केवल मंत्रों का संकलन है। कृष्ण यजुर्वेद में यज्ञ विधि के साथ साथ आर्थिक एवं न्यायिक प्रक्रियाओं का विवरण प्राप्त होता है। ये हो गया। अब इनके ब्राह्मण समझ लें, क्योंकि देखिए वेद होता है, उपवेद होता है, उसके ब्राह्मण होते हैं, उपनिषद होते हैं ना। तो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक जानकारी है। इसका जो उपनिषद है बृहदारण्यक और ईशोपनिषद है। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है तैत्तिरीय है, उपनिषद है कठोपनिषद, श्वेताश्वर, मैत्रायणी और ईशोपनिषद। तो यह इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ब्राह्मण और उपनिषद भी पता रहे और आपका रिवीजन भी हो जाए। इस तरह से हम लोगों ने गद्य और पद्य में यजुर्वेद को समझ लिया, लिखा गया है। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है 27, सिंध सभ्यता के लिए डील वाला बैल था। नंबर 1 देसी पशु, नंबर 2 विदेशी पशु, नंबर 3 पवित्र पशु, नंबर 4 बलि पशु। तो डील वाला बैल का मतलब होता है कुबड़दार बैल, जिसमें कुबड़ निकली होती है ना। और इसको ये लोग मानते थे शक्ति का प्रतीक। किसका? शक्ति का प्रतीक मानते हैं संध्यावासी। इसमें देखिए पवित्र पशु दिया गया है, विकल्प 3, इसलिए डील वाला बैल पवित्र पशु है। आइए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से पशु पूजा के साक्ष्य मिले हैं। इस सभ्यता में एक श्रृंगी वृषभ का, इसके बाद डील वाला कुबड़दार बैल का महत्व, वृषभ को शक्ति का प्रतीक माना जाता था। ये हो गया प्रश्न का उत्तर। वृक्षों में देखिए किसका महत्व जाता है? पीपल को पवित्र वृक्ष माना जाता था। सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं पर सबसे अधिक पीपल के वृक्ष मिलते हैं। पीपल के हुआ है। मार्शल के अनुसार एक श्रृंगी पीपल देवता का वाहन था। जो एक श्रृंगी पशु की बात नहीं हो रही थी, वो पीपल देवता का वाहक था। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर बनते थे। नंबर 1 पत्थर से, नंबर 2 मिट्टी से, नंबर 3 कच्ची ईंटों से, नंबर 4 पक्की ईंटों से। देखिए पत्थर, मिट्टी, अब कच्ची पक्की ईंटों में आपको कंफ्यूज कर रहा है। सिंधु सभ्यता हमारे यहाँ प्रथम नगरीय सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता में यूनिफॉर्मिटी थी। एक ही तरह के नगर बसे थे, टीले थे, दुर्ग थे, सड़कें जो है समानांतर पर काटती थी और जो भवन बनाए गए थे वो एक ही तरह के बनाए गए थे। और इन भवनों में जो है पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इसलिए विकल्प 4 सही है कि पक्की ईंटों का प्रयोग होता था।
लेकिन इन पक्की ईंटों में भी एक अनुपात था, यूनिफॉर्मिटी थी, और सबसे बड़ी पक्की ईंट भी खोजी गई है जो मोहनजोदड़ो से मिली है। तो आइए हम लोग समझते हैं इनका डायमीटर क्या था, ईंटों का आकार कैसा था, चतुर्भुजाकार था, तो उसको देखते हैं। आइए, सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी उसकी नगर निर्माण योजना, जो इसे विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से वैशिष्ट्य प्रदान करता है। इस सभ्यता के नगर निर्माण में एक रूपता थी, यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा आदि स्थलों से एक ही प्रकार के नगर निर्माण प्राप्त होते हैं। प्रत्येक नगरों में पकाई हुई ईंटों, ना याद रखिए, यही तो प्रश्न था ना, पकाई हुई ईंटों साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ईंटें कैसी होती थी, चतुर्भुजाकार होती थी। सामान्यतः मकानों के निर्माण में 27.91 इंटू सेंटीमीटर इंटू 13.97 सेंटीमीटर इंटू 6.35 सेंटीमीटर के आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, और इसका अनुपात परीक्षा में पूछा गया है 4:2:1, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4:2:1 का एक रेशियो रहता था। प्रश्न में पूछा गया है कि जो ईंटें मिली हैं उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात क्या है, तो उसका अनुपात है 4:1। क्या है, 4:2:1। और सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य प्राप्त हो सकता है परीक्षा में पूछ ले कि सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, तो आपको यहां से अवगत रहेगा। आगे चलें, प्रश्न 29 है, खासी जनजाति नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 बंगाल। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां हम लोग अपने पूर्वोत्तर राज्यों में पढ़ते हैं। और दूसरा था खासी विद्रोह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। 1828 से 1833 ईस्वी में तीरथ सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। तो गारो, खासी, जयंतिया वर्तमान में उधर मेघालय में है, वो असम में थी। तो यहाँ विकल्प 2 असम सही है। आइए इसको समझते हैं। खासी जनजाति का मूल निवास स्थान था असम, वर्तमान मेघालय में है। यह जनजाति जयंतिया एवं गारो पहाड़ियों के बीच निवास करती थी। ब्रिटिश शासन की क्षुब्ध होकर खासी जनजाति ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में 1828 से 1833 ईस्वी में विद्रोह किया था। अब खासी किस स्थान के हैं आपके समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 30 है, वह अमीर जिनके सेवारत थे कहलाते थे। शेखजादा, मिर्जा, खानखाना इसमें। तो जो मुगल शासन में पहले से हैं, मतलब जो अमीर हैं, उन अमीरों के पुत्र भी लगातार शासन कर रहे हैं, तो उन्हें खानजादा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, खानजादा। और यहां देखिए खानजादा विकल्प में नहीं है, तो इसलिए विकल्प 4 इसमें से कोई नहीं सही है। और अब हम लोग समझ लेते हैं जो हिंदुस्तानी अमीर थे इनको क्या कहा जाता था। जो दक्कन की सेवा करके फिर मुगल सेना में आए अमीर थे उनको क्या कहा जाता था। फिर मिर्जा किसको कहते थे, खानखाना किसको कहते थे, आइए समझते हैं। ऐसे अमीर जिनके पूर्वज एक से अधिक पीढ़ियों से मुगल शाही सेना में थे उन्हें खानजादा या घराने जाता था। यही था प्रश्न, वो खानजादा पूछ रहा था, विकल्प में दिया नहीं था। भारतीय मुसलमान अमीर जो है हिंदुस्तानी या शेख कहलाते थे। जो शेखजादा विकल्प में था वो कौन से थे, भारतीय मुसलमान थे। पहले दक्कन के सुल्तानों की सेवा में रहकर मुगल प्रशासन में सम्मिलित होने वाले अमीर दक्कनी कहलाते थे। दक्कनी वो थे, पहले वो दक्षिण में सेवा की है, फिर वो मुगल सेना में आ गए। जब ये दक्कन आए तो खानजादा अमीर सर्वाधिक घाटे में जाने लगे। क्यों, क्योंकि उनको रिप्लेस करने लगे, सिंपल सी बात है।
खाना उसमें विकल्प में था, जिसका अर्थ होता है घर का स्वामी। अकबर के दरबार में उच्च स्थिति और सम्मान को दर्शाता था। उसने अपने संरक्षक बैरम खां को खान खाना की उपाधि दी थी। और अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से पता ही होगा। अकबर के समय में मिर्जा की उपाधि मुगल साम्राज्य के वरिष्ठ सेना और रईसों को दिया जाता था, जैसे आमेर के जयसिंह थे, मान सिंह थे, इन सबको मिर्जा की उपाधि दी जाती थी। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है 31, भारत में किस सूफी संत ने सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी? सहाबुद्दीन सुहरावर्दी। विकल्प 2 है बहाउद्दीन जकारिया। विकल्प 3 है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। विकल्प 4 है निजामुद्दीन औलिया। भारत में इस सुहरावर्दी सिलसिले को प्रचारित, प्रसारित और आगे बढ़ाने का जो श्रेय है वो कौन है? बहाउद्दीन जकारिया हैं। तो बहाउद्दीन जकारिया को ही भारत में सुहरावर्दी सिलसिले का संस्थापक माना जाता है, इसलिए विकल्प 2 सही है। अब हम लोग जो है बहाउद्दीन जकारिया के बारे में, साथ में सुहरावर्दी सिलसिला और चिश्ती सिलसिला में मुख्य रूप से डिफरेंस क्या था, और कौन कौन से संत हैं जो इस सिलसिले से संबंधित है, उनके बारे में जान लेते हैं। सुहरावर्दी सिलसिला बगदाद के शिक्षक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। भारत में सुहरावर्दी सिलसिले के शुद्ध तथा लोकप्रिय बनाने का श्रेय बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। बहाउद्दीन जकारिया का जन्म 1882-83 मुल्तान के कोट अरोर, कहाँ पर? मुल्तान के कोट अरोर हुआ था। उन्होंने कुबाचा और इल्तुतमिश के बीच संघर्ष आपने पढ़ा ही होगा। तो कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश की सहायता की थी, और इस सहायता के बदले में इल्तुतमिश ने बहाउद्दीन जकारिया शेखुल इस्लाम की उपाधि दी। सुहरावर्दी सिलसिले का जो मुख्यालय है वो कहाँ था? मुल्तान में। मुल्तान के कोट अरोर में पैदा हुए थे। सिलसिले का मुख्यालय कहाँ था? मुल्तान में था। इसके अतिरिक्त तो सिंध और पंजाब में भी फैला था। अब देखिए, चिश्तियों की तरह निर्धनता और शरीर को यातना देने में विश्वास नहीं करते, इस्लाम के नियमों का दृढ़ता से पालन करते थे और राजनीतिक मामलों में भाग लेते थे। जबकि हम लोगों ने निजामुद्दीन औलिया के बारे में पढ़ा है कि वो 7 सुल्तानों के दरबार देखे, लेकिन किसी में भी गए नहीं, और बहुत से सुल्तान तो उनसे मिलने का भी प्रयास किया, और उन्होंने कहा कि हमारे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर एक दरवाजे से सुल्तान आएंगे तो दूसरे दरवाजे से मैं बाहर चला जाऊंगा। इसके संतों को जान लिया जाए। सुहरावर्दी सिलसिला का अन्य सैयद जलाल, शेख मूसा, शाह दौलत दरियाई, हमीदुद्दीन नागौरी, शेख जमाली या शेख जमाली काम्बो थे। अब एक एक के बारे में समझा जाए। सैयद जलालुद्दीन ने 36 बार मक्का की यात्रा की। मक्का 36 बार गए। कौन? सैयद जलालुद्दीन। और सुदूर इस्लामी देशों को भ्रमण के कारण की एक उपाधि पड़ गई। क्या उपाधि पड़ गई? जहानिया जहां गश्त। ऐसे जहानिया जो जहां का गश्त लगा रहे हैं, समझ रहे हैं? इनकी उपाधि क्या पड़ गई? जहानिया जहां गश्त। शेख मूसा के बारे में, वो सदैव स्त्री वेश में रहते थे। शाह दौलत दरियाई के बारे में जानना है। इनका था, ये शाह दौलत जो दरियाई थे, गुजरात के एक शाही वंश से संबंधित थे, और अपनी दानशीलता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत अधिक दान दिया करते थे। इसलिए एक कथन प्रचलित था, जिसको ना दे मौला उसको दे, अर्थात जिसको ईश्वर उसको भी दौलत। हमीदुद्दीन नागौरी काकी के बहुत निकट थे, चिश्ती संप्रदाय के थे। इन्होंने लवाय और तवाल उस शम्स की रचना की। किसकी? लवाय और तवाल उस शम्स की रचना की। शेख जमाली ये किसके समय थे? सिकंदर लोदी के मुहतसिब शिक्षक और राजकवि थे। वे जलाली या जमाली
उपनाम से फारसी में कविताएं लिखा करते थे। सिकंदर लोदी भी फारसी में किसी उपनाम से कविता लिखता था ना, तो बताइए। हाँ, गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखते थे। शेख जमाली ने सियार उल अरिफीन मसनवी की रचना की। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, परीक्षा में पूछी जाती है। सियार उल अरिफीन की रचना किसने की थी? शेख जमाली ने। इनकी उपाधि थी खुसरो यसानी, मतलब द्वितीय खुसरो, खुसरो द्वितीय। जैसे अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि थी सिकंदर शानी ना, सिकंदर द्वितीय, वैसे जमाली की उपाधि थी खुसरो यसानी। शेख जमाली को सिकंदर लोदी का संरक्षण, उसने बाबर की प्रशंसा में स्तुति गीत लिखा और हुमायूं के साथ गुजरात अभियान में गए और गुजरात में गए। लोदी के बाद में बाबर की सत्ता आई तो जमाली जो है बाबर के संरक्षण में चले गए और हुमायूं के साथ वहां गए, उनकी गुजरात हुई। मेहरौली में शेख जमाली का मकबरा है, उसका नाम है जमाली कमाली। मेहरौली आपको पता होगा, जब हम लोग प्राचीन इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के मेहरौली के लौह स्तंभ की बात करते हैं, दिल्ली में है वहाँ, और कुतुब मीनार के बारे में बात करते हैं, वो भी मेहरौली में है। तो मेहरौली से परिचित है। आगे चलें। प्रश्न है 32, किस संत ने संकीर्तन एवं नगर कीर्तन के रूप में भक्त गीतों को गाने की परंपरा प्रारंभ की? 2 नानक, नंबर 3 चैतन्य, नंबर 4 नामदेव। ये कीर्तन की, नगर कीर्तन की शुरुआत किसने की, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो कीर्तन और नगर कीर्तन की शुरुआत की थी चैतन्य महाप्रभु ने, इसलिए विकल्प 3 सही है। आइए इनके बारे में महत्वपूर्ण चीजें, महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। चैतन्य का बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद, चैतन्य को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक माना जाता है। इन्हें कृष्ण या विष्णु का अवतार कहा जाता है। इन्होंने मूर्ति का विरोध नहीं किया, ईश्वर को हरि या कृष्ण नाम दिया। इन्होंने राधा कृष्ण की उपासना तथा कीर्तन और नगर कीर्तन करते हुए इसको प्रोत्साहित किया। ये आपके जो प्रश्न था उसका उत्तर है। अब हम लोग समझते हैं इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, बचपन में क्या नाम था, ये भी समझ लेते हैं। का जन्म 1485 ईस्वी में बंगाल के नदिया में हुआ था। इनका बचपन का नाम था निमाई पंडित। ये बहुत सुंदर थे, बहुत गोरे थे, इसलिए इनको गौरंग प्रभु के नाम से भी जाना, उपाधियां पता होनी चाहिए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सुदर्शन नाथ आचार्य से मिली। शिक्षा पूर्ण होने पर इन्होंने विद्यासागर की उपाधि धारण की। विद्यासागर किसकी उपाधि है? चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य का जो कार्य क्षेत्र है उड़ीसा का पुरी था, यहीं पर इनकी। चैतन्य ने ही एक महत्वपूर्ण काम किया था, मथुरा के निकट जो वृंदावन नहीं है उसकी पहचान की थी। उन्होंने 6 ब्राह्मण गोस्वामी भेजा और वृंदावन में कृष्ण पंथ को एक नया जीवन प्रदान किया। मतलब वृंदावन में कृष्ण की भक्ति की खोज किससे जुड़ी है? चैतन्य महाप्रभु से जुड़ी है। चैतन्य ने गोसाई संघ या मध्य गौड़ी की स्थापना की। प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि मध्य गौड़ी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? चैतन्य महाप्रभु ने, गोसाई संघ। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम क्या है? अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद वाद है। चैतन्य ने ही जोड़ी करताल एवं कीर्तन पद्धति को प्रारंभ किया। चैतन्य के 2 समकालीन शासकों, बंगाल के अलाउद्दीन हुसैन शाह एवं उड़ीसा के प्रताप रुद्रदेव का संरक्षण किया। और वल्लभाचार्य संप्रदाय के वल्लभाचार्य के समकालीन थे। और चैतन्य महाप्रभु के चरित्र पर एक पुस्तक लिखी गई है, चैतन्य चरितम। पुस्तक का क्या नाम है? चैतन्य चरितम। लेखक क्या नाम है? कृष्णदास। प्रश्न पूछेगा ना चैतन्य चरितम, नाम दे देगा 3-4, उसमें क्या क्या करना है, उसको चेक करना है। आइए अगले
प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है 33, वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर राज दरबार में आया था? विकल्प 1 है अल उमरी, विकल्प 2 है अल वरूनी, विकल्प 3 है इब्न, विकल्प 4 है अब्दुल रज्जाक। ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। इसका उत्तर है अब्दुल रज्जाक, इसलिए विकल्प 4 सही है। यह फारस में शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में पहले जमोरिन गया था, बाद में जो है देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर साम्राज्य में भी आता है और एक पुस्तक भी लिखी है। आइए अब्दुल रज्जाक के बारे में समझें। अब्दुल रज्जाक 1442 से 44 ईस्वी में समरकंद फारस का मूल निवासी था। वह फारस के सुल्तान शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में काली के जमोरिन के दरबार में आया। प्रश्न पूछता है शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में कौन आया था विजयनगर में? तो यह कौन था? अब्दुल रज्जाक। उसके बाद 1443 ईस्वी देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में पहुंचा। उसकी पुस्तक का नाम है मतलौस सदाइन व मजमौल बाहरीन, अर्थात 2 भाग्यशाली ग्रहों बृहस्पति शुक्र एवं 2 समुद्रों का संगम है। अब अब्दुल रज्जाक देवराय के समय 300 बंदरगाहों का उल्लेख करता है। वह बताता है विजयनगर के बारे में, विजयनगर जैसा शहर सारी दुनिया में न आंखों से देखा गया न कानों से सुना गया। यह प्रश्न बनेगा कि विजयनगर जैसा साम्राज्य न आंखों से देखा गया न कानों से सुना गया, किसने कहा है? तो उत्तर आपको बता देना है अब्दुल रज्जाक। अगला प्रश्न है 34, सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने का कारण था। यह नगर साम्राज्य के केंद्र में था। इसकी जलवायु बड़ी थी। यह धन और ऐश्वर्य से परिपूर्ण नगर था। दक्षिण आसानी से नियंत्रित करने के लिए वह यहाँ पर दूसरी राजधानी रखना चाहता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई नवीन योजनाएं प्रारंभ की थी। उन्हीं योजनाओं में एक था राजधानी परिवर्तन, और उसने जो है राजधानी दिल्ली से देवगिरी परिवर्तित की, जिसका नाम दौलताबाद रखा गया, जिसे किताबुल इस्लाम भी कहते हैं। तो ये पूछ रहा है क्यों किया गया, तो इस पर जो है सबसे स्पष्ट लिखते हैं इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी। वो बताते हैं कि साम्राज्य के केंद्र में था और यहाँ से उत्तर दक्षिण सबकी दूरियां समान थी, अतः नियंत्रण स्थापित करना आसान था। तो यह नगर साम्राज्य के केंद्र में था और विकल्प नंबर 1 सही है। लेकिन इसके साथ भी और चीज़ें भी समझ लेते हैं कि और इतिहासकारों ने जो उस समय थे, बाद के इतिहासकारों ने उसकी राजधानी परिवर्तन संबंधित योजना के उद्देश्य के संबंध में क्या क्या बातें कही हैं। 1327 तारीख याद रखिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी कर नाम दौलताबाद रखा गया। देवगिरी को कुबातुल इस्लाम या इस्लाम का नगर भी जाता है। प्रश्न पूछा है कुबातुल इस्लाम किस नगर को कहते हैं, तो पता चल गया ना, देवगिरी को। इसका उद्देश्य क्या है? फरिश्ता तो एक बात और कहता है। फरिश्ता कहता है कि जब राजधानी परिवर्तन की बात चल रही थी तो पहले उज्जैन को राजधानी बनाने की सलाह दी गई, लेकिन उज्जैन से जो है मोहम्मद बिन तुगलक ज़्यादा परिचित नहीं था, इसलिए उसने मना कर दिया। अगर कभी मान लीजिए प्रश्न बनता है कि देवगिरी के स्थान पर पहले किस स्थान पर राजधानी बनाने का प्रस्ताव था या सलाह दी गई थी, तो उज्जैन इसलिए जानना के अनुसार देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में स्थित था तथा सभी दिशाओं में उसकी एक, इसलिए राजधानी के रूप में इसका चयन किया गया। बर्नी सलाह 3 का जो रचयिता है, दिल्ली के नागरिकों की शक्ति को तोड़ने उसने राजधानी परिवर्तन किया। ये बात बताते हैं
इब्न बतूता क्या कहता है, मोरक्को का निवासी इब्न बतूता कहता है दिल्ली के नागरिकों ने सुल्तान को गाली भरे पत्र लिखे थे, इसलिए उनको दंडित करने के लिए राजधानी का परिवर्तन किया, दंड देने के लिए। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव क्या कहते हैं, मंगोल सुरक्षा करने के लिए राजधानी परिवर्तन किया गया। हबीबुल्लाह के अनुसार के मुस्लिम सभ्यता का, हबीबुल्लाह कहते हैं कि दक्षिण भारत को मुस्लिम सभ्यता का केंद्र बनाना था, इसलिए सुल्तान ने राजधानी परिवर्तन किया। उन्होंने जियाउद्दीन बर्नी के हिसाब से उस उत्तर को सही माना है और सही है भी। आगे प्रश्न है 35, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन के अनुसार मुख्य उद्देश्य था। नंबर 1, एक विशाल अस्थायी, नंबर 2, जन सामान्य की समृद्धि, नंबर 3, किसानों की संपन्नता, नंबर 4, व्यापारियों को खरीद देना। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था की विस्तृत जानकारी जियाउद्दीन बर्नी के तारीख फिरोजशाही से होती है। इसके अलावा अन्य इब्न बतूता हो गए, इसामी हो गए, ये सब भी वर्णन करते हैं। और बाजार नियंत्रण व्यवस्था में पूछ रहा है कि, तो अलाउद्दीन बर्नी बताता है कि साम्राज्यवाद को आगे बढ़ाना था अलाउद्दीन खिलजी को, इसके लिए एक विशाल सेना की आवश्यकता थी और कम व्यय पर विशाल सेना, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार नियंत्रण व्यवस्था को किया। इसलिए विकल्प 1, विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण सही है। समझते हैं 3 ईस्वी में चित्तौड़ की विजय के उपरांत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया। जियाउद्दीन बर्नी के तारीख फिरोजशाही स्रोत भी हैं, इब्न बतूता है, इसामी के फुतहत सलातीन है, शेख नसीरुद्दीन की सूफी रचना है खैरुल मजालिस, खुसरो ने खजानिल फुतूह माने तारीख अलाई में भी अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था की प्रशंसा है। अनुसार मंगोलों के हमले रोकने हेतु अलाउद्दीन को एक बड़ी सेना रखनी थी, तो इसे इस सेना एवं सैनिकों को कम वेतन पर जीवित भी रखना था। अतः इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित करने थे, जिसकी पूर्ति उसने बाजार व्यवस्था से की। केरल और इरफान हबीब ने भी इसका समर्थन किया है। अन्य लोग बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में क्या बात करते हैं, इसको देखते हैं। अमीर खुसरो क्या कहता है, बाजार नियंत्रण का उद्देश्य आम प्रजा को राहत पहुंचाना था। खैरुल मजालिस जो सूफी रचना है उसके अनुसार जनता के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारी जो गांव के कार्यों को देखता था कहलाता था। नंबर 1 सभा, नंबर 2 नायक, नंबर 3 अयंगार, नंबर 4 प्रधानी। प्रश्न को समझिए, प्रश्न कह रहा है कि जो विजयनगर साम्राज्य में ग्रामीण प्रशासन था उसमें 12 अधिकारियों की एक व्यवस्था की गई थी। उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, उस व्यवस्था को अयंगार कहते हैं। यह जो है विकल्प 3 सही है। आइए समझते हैं इसको। विजयनगर के ग्राम प्रशासन के मुख्य अयंगार, इस व्यवस्था के अनुसार एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रत्येक ग्राम गठित किया जाता था, जिस पर शासन के लिए 12 शासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। इन 12 शासकीय अधिकारियों के को अयंगार कहा जाता था। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती थी। गांव के प्रशासन में केंद्र सरकार नियुक्त करता था प्रशासकों को। अयंगार के जो पद थे आनुवांशिक होते थे, वह अपने पद को बेच या गिरवी रख सकता था। उन्हें वेतन के बदले लगान और कर मुक्त भूमि दी जाती थी। उन्हें अयंगारों को जो कर मुक्त भूमि दी जाती थी उसको मान्या भूमि क्या कहते थे, मान्या भूमि कहते थे। इन अयंगारों की जानकारी, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, प्रॉपर्टी को दान देना, भूमि का
का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता था। अगर किसी गांव से ये सब करना है तो इनकी जानकारी में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त माने अकाउंटेंट, तालाब माने चौकीदार, पुलिस और सेनेट टेवा माने लेखाकार भी विजयनगर साम्राज्य में ग्रामीण प्रशासन जुड़े थे। अयंगार व्यवस्था को समझ लिया गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 37, राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था राजपूत स्त्रियों से विवाह रचाना, राजपूत राज्यों को अपने राज्यों में मिलाना, मुस्लिम प्रतिद्वंदियों को करना, मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। अकबर ने अपने शासनकाल में जितने भी काम किए, चाहे वो मनसबदारी व्यवस्था को लाया हो, चाहे अनुवाद विभाग को बनाया हो, चाहे उसने राजपूत नीति विकसित की हो, सबका उद्देश्य क्या था? चाहे उसने जो है दीन इलाही को चलाया हो, राज्य को, सरकार को सुदृढ़ करना था। उसका उद्देश्य था शासन को सुदृढ़ करना, इसलिए मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना उसका उद्देश्य था। विकल्प 4 इसमें सही है। अब हम लोग इस पर्टिकुलर प्रश्न पर अकबर की राजपूत नीति को समझ लेते हैं। कथन कारण में राजपूत नीति से संबंधित प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आइए देखते हैं। अकबर ने राजपूत शासकों के प्रति एक सुनिश्चित नीति, उसने संधि स्वीकार करने वाले राजपूत शासकों पर निम्नलिखित शर्तें आरोपित की। अगर आप संधि स्वीकार करेंगे तो कौन कौन सी शर्तें आपको माननी पड़ेगी? नंबर 1, मुगल सम्राट की संप्रभुता को स्वीकार करना पड़ेगा, ओबियस है। निर्धारित वार्षिक नजराना देना पड़ेगा, एक राशि निश्चित कर दी जाएगी, वर्ष में देना होगा। सैनिक सेवा प्रदान करना, अन्य राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में मुगल सम्राट की सत्ता स्वीकार करना, संधि को भंग नहीं करना। इसके बदले में जो सुविधाएं और आश्वासन, अगर वो अकबर द्वारा की गई नीति को, तो उन्हें क्या मिलेगा? शासकों एवं उसके वंश की रक्षा का आश्वासन दिया तथा मुगल सेना और प्रशासनिक सेवा में पक्षपात के बिना इनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। राजपूतों को वह आपने मनसबदारी में देखा। राज्य की सीमा पर मुगलों द्वारा आक्रमण न करने का आश्वासन और किसी अन्य शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा का आश्वासन। चौथा, धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप। राजपूतों के साथ मैत्री संबंधों, अकबर ने कई राजघरानों के साथ, मगर यह कोई अनिवार्य शर्त नहीं थी। राजघरानों ने तो किया लेकिन ये कंपल्सरी नहीं था। जिन राजघरानों ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध अब उसके लिए बाध्य नहीं किया गया। रणथंभौर के हांडा के शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन शादी नहीं की थी, वैवाहिक संबंध नहीं किया था। अभी स्मरणीय है कि मुगलों के सम्मिलित राजपूत सरदारों को अकबर ने कई प्रकार की सुविधाएं, जैसे केवल राजपूत सरदारों को अपनी सेवा में रख सकते थे, के रूप में अनुदान केवल उन्हें ही प्राप्त था, साम्राज्य के बड़े पदों पर उनको प्रतिनिधित्व दिया गया था। अकबर की राजपूत नीति पूर्णतः सफल सिद्ध हुई और इससे अकबर की कूटनीतिक प्रतिभा का सर्वश्रेष्ठ के महत्व को समझने को सहयोग प्राप्त करने का इच्छुक था राजपूतों का। उसने राजपूतों पर उन्हें अपना भक्त बना लिया। इससे उसके राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति आसान हो गया। उनके सहयोग से अफगानों के विरोध की समस्या समाप्त हो गई। साम्राज्य का विस्तार तीव्र गति से हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ आधार प्रदान हुआ। अब जाकर के इसका उत्तर क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। संख्या 38 है, किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? अलाउद्दीन खिलजी।
तुगलक, नंबर 3 मोहम्मद बिन तुगलक, नंबर 7 फिरोज शाह। ये आया था 1313 ईस्वी में। उसमें शासन किसका था? 1313 नहीं, इब्न बतूता जो है भारत में आया था 1336 ईस्वी में। उसमें शासन किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का, इसलिए विकल्प मोहम्मद बिन तुगलक सही है। आइए देखते हैं काजी पद किसने दिया, चीन किसने भेजा और इसकी पुस्तक। बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में की मोरक्को यात्री इब्न बतूता आया। प्रश्न पूछता है ना कि इब्न बतूता मूलतः किस देश का निवासी था? तो अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, वहाँ का निवासी था। अगर मोरक्को विकल्प है मोरक्को लगेगा, मोरक्को नहीं अफ्रीका विकल्प है तो अफ्रीका लगता है। ठीक, इब्न बतूता भारत आया, इसे सुल्तान ने दिल्ली का काजी ना किसने बनाया था? काजी बिन तुगलक ने। बाद में 1342 बनकर चीनी शासक तोगन तिमूर के दरबार में, जहां जो है व्यापारिक सुविधाओं की बात करनी थी। 1345 ईस्वी मदुरई के सुल्तान के दरबार इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक संकलन किया। उसका वास्तविक नाम था, क्या नाम था? शेख फतह अबू अब्दुल्ला। तो ये प्रश्न मोरक्को वाला, ये चीन वाला, काजी वाला, पुस्तक रेहला, वास्तविक नाम क्या था? शेख फतह अबू अब्दुल्ला। प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, आपको रखना है। प्रश्न है 39, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से एवं नीचे दिए गए के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1 बाजार कीमतों में सुधार, नंबर 2 पृथ्वीराज चौहान की पराजय, नंबर 4 राजधानी स्थानांतरण, नंबर कुतुब मीनार का निर्माण। अभी पूछ रहा है कौन घटना पहले हुई। ये देखिए पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन पराजित हुआ था? पृथ्वीराज चौहान, इसलिए घटना सबसे पहले की है। उसके बाद आप देखिए कुतुब मीनार का निर्माण ना किसने प्रारंभ किया था? ऐबक ने। और उसको पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने, इसलिए ये घटना नंबर 2 पर आएगी। इसके बाद देखिए बाजार कीमतों में सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। राजधानी परिवर्तन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने ना। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय की तीसरी घटना हो गई। राजधानी परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक के चौथी हो गई। ये हो गया 1 ना 2 3 4। 1 का मतलब हुआ खा, 2 का मतलब हुआ घा, 3 का मतलब हुआ का और 4 का मतलब हुआ गा। खा घा का गा, खा घा का गा विकल्प है, इसलिए आपका उत्तर विकल्प नंबर 4 सही है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 40 है सूची 1 का मिलान सूची 2 मतलब लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए ना। अमीर खुसरो, इब्न बतूता, मिन्हाज सिराज, जियाउद्दीन बर्नी और इनकी पुस्तकें दिया है। अमीर खुसरो की रचना है तुगलकनामा, पता है आपको, इसलिए इसमें थर्ड हो गया। इब्न बतूता रेहला अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये देखिए चौथा है। मिन्हाज सिराज की तबकाते नासिरी है, तीसरा है। जियाउद्दीन बर्नी का जो है अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था या मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी परिवर्तन देख रहे हैं तो उसमें ही पढ़ लिया था। तारीख फिरोज शाही, तो ऐसा इसमें थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट होगा। थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट ही विकल्प सही होगा।
इसलिए विकल्प 3 इसमें। इस तरह से हम लोगों ने आज जो है वर्ष 2005 टीजीटी इतिहास में आए हुए प्रश्नों की दूसरी क्लास कर ली है। 40 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, शेष 23 प्रश्न बचे हैं जो अगली क्लास में हम लोग करेंगे। क्लास समाप्त करने से पहले एक बार पुनः सुझाव है कि रिवीजन जारी रखिए और अपना पूरा समय अपनी स्टडी पर दीजिए, क्योंकि अगर एक बार समय निकल गया तो फिर समय वापस नहीं आता है। आप लोग जो है मेरी क्लास में जुड़े हैं और अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।